नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज फार्मर्स ने की है फील्ड के अंदर या लैंड के अंदर लार्ज स्केल पे जब क्रॉप का प्रोडक्शन होता है तो जितनी भी एक्टिविटीज उसके अंदर यूज की गई है वो कौन सी है। तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को क्या करना, रेडी करना। सेकेंड हमारा इसके अंदर क्या आएगा, सोइंग। सोइंग का मतलब क्या है, बीज की बुआई करना। थर्ड हमारा इसके अंदर क्या आएगा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा इसके अंदर आता है इरिगेशन। इरिगेशन के बाद आफ्टर इरिगेशन क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, प्रिपरेशन ऑफ सोइल यानी कि जो सोइल हमारी है उसको प्रिपेयर किस तरीके से करना है। प्रिपरेशन ऑफ सोइल का मतलब क्या है कि जो सोइल हमारे पास है बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स, यानी कि बीज को बुआई करने से पहले हमें सोइल को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अब उसके लिए किस चीज की नीड होगी, प्लफिंग की। तो बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स द सोइल इज नीड किस चीज की, द सोइल ऑफ फील्ड इज लूजन्ड एंड ओवर टर्न्ड। तो उसको फील्ड को सोइल को क्या करने की नीड है, लूजन, यानी कि जब हम क्या करते हैं, मान लिया कल्टीवेटर से क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल करेंगे। जब इस तरीके से कल्टीवेटर चलता आएगा उसके अंदर से, फील्ड के अंदर से, तो वो सोइल को क्या कर देगा, लूज कर देगा, ताकि क्या हो जाए, उसके अंदर से वेंटिलेशन हो जाए, किसका, गैसेस का, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर हैं उनकी ग्रोथ हो जाए। क्योंकि अगर वो चीज नहीं की जाएगी उस प्रोसेस को बोला जाता है प्लफिंग और टीलिंग। प्लफिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ द सोइल के अंदर क्या लिखेंगे, बिफोर sowing the crop seeds, बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स यानी कि बीजों को बोने से पहले, द सोइल इज लूजन्ड एंड ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न्ड का मतलब नीचे वाली जो सोइल है वो ऊपर और ऊपर वाली नीचे, एंड ओवरटर्न्ड। This process is called ploughing or tilling. Ploughing और tilling, इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, प्लफिंग और टीलिंग बोला गया है। प्लफिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है। एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर लिव इन सोइल, It is required for the growth of microorganisms जो कहाँ रहते हैं, सोइल के अंदर रहते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा इसकी प्रैक्टिसेस के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल की सबसे पहले जो मिट्टी है प्रिपरेशन की जाएगी उसकी किस तरीके से, प्लफिंग करके, ताकि जो हमारी सोइल है वो लूज हो जाए, और ओवरटर्न्ड का मतलब ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली लेयर ऊपर चली जाए। किस चीज के लिए, फॉर द वेंटिलेशन का मतलब है फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वेंटिलेशन लूज होने के बाद जो एयर है वो उसमें क्या कर जाएगी,
वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि जो एयर है वो क्रॉस कर जाए नीचे वाली लेयर के अंदर भी। तो इसके अंदर एक लाइन और ऐड कर लेना, किस चीज के लिए, वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा आता है जब हमारी सॉइल प्रिपेयर हो गई है क्रॉप के लिए, तो सेकेंड स्टेप है सोइंग, यानी कि बुआई करना। बुआई करने का मतलब क्या है, फॉर सोइंग फार्मर्स ऑब्टेन द सीड्स। जो फार्मर्स होते हैं सोइंग करने से पहले, बुआई करने से पहले सीड्स को लेके आते हैं कहां से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, जो स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, बिफोर सोइंग फार्मर्स ऑब्टेन the seeds from agriculture department, from state agricultural department। ठीक है, या फिर बहुत फार्मर्स क्या करते हैं, मैनी फार्मर्स यूज देयर ओन सीड्स, यानी कि जो उन्होंने लास्ट ईयर क्रॉप प्रोडक्शन किया था उनको स्टोरेज करके उन्हीं का यूज एज ए सीड्स कर लेते हैं। तो यहां तुम लिख सकते हो मैनी फार्मर्स यूज देयर ओन सीड्स। अब बात करते हैं सीड्स की जो क्वालिटी होती है वो किस तरीके से वो सिलेक्ट करते हैं। मान लिया सीड्स क्या किया, खरीद के लेके आए, परचेज किया सीड्स को, तो उनकी जो क्वालिटी है वो रिच क्वालिटी के सेलेक्ट करने के लिए हम उन सारे सीड्स को एक वाटर के अंदर यानी कि बकेट वगैरह के अंदर डाल देते हैं, डिप कर देते हैं। तो कुछ सीड्स क्या होते हैं, फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं। तो उन सीड्स को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि उनके अंदर नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिएंट नहीं है, यानी कि वो क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉयड और डैमेज हो चुके हैं। और जो हमारे नीचे बैठे रहते हैं उन्हीं का यूज किया जाता है, किस चीज के लिए, सोइंग के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा यहाँ, फॉर सिलेक्टेड सीड्स, सीड्स को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा, जो सीड्स होंगे दे सीड्स विच फ्लोट, जो फ्लोट करेंगे वो क्या है, इसका मतलब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और जो उसके नीचे हैं वो क्या है, हमारे गुड क्वालिटी के हैं। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स सीड्स आर पुट इनटू द बकेट ऑफ द वाटर, उस सीड्स को बकेट के अंदर पुट कर देते हैं। सीड्स आर पुट into the bucket। ठीक है, फिर क्या होते हैं, कुछ सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर, सम सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर, they are rejected because these seeds are destroyed। वो सीड्स क्या होंगे, डिस्ट्रॉयड होंगे, डैमेज होंगे। These seeds are destroyed। ठीक है, उसके बाद जो गुड क्वालिटी के होंगे वो हमारे बकेट में नीचे की तरफ होंगे, सरफेस पे होंगे, उसके नीचे वाले पे, तो वहां क्या हो जाएगा, लोअर लेवल पे होंगे। तो इसका मतलब वो सीड्स क्या है, गुड क्वालिटी के हैं। हमने पढ़ा सोइंग के बारे में। सोइंग करने से पहले जो फार्मर्स होते हैं वो सीड्स लेके आते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो स्टोरेज करके रखते हैं अपनी क्रॉप्स को, उन्हीं का वो एज ए सीड्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आती है बात कि वो जो सीड्स है वो गुड क्वालिटी के और बैड क्वालिटी के किस तरीके से सेलेक्ट किए जाएंगे। जैसे हमने सीड्स को बकेट के अंदर वाटर में डाला तो कुछ सीड्स क्या हो जाते हैं, फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, वो सीड्स क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और जो सीड्स हमारे नीचे की तरफ बैठ गए वो क्या हो जाते हैं, गुड क्वालिटी के, फिर उनको क्या किया जाएगा, शोइंग किया जाएगा।
अंडरस्टूड। अब पहले हमने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमारा क्या था, सोइंग यानी कि बुआई करना बीजों की, गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी को सिलेक्ट करना। थर्ड हमारे इसके अंदर आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। थर्ड हमारा आएगा इसके अंदर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब जब हमने क्या कर दिया, आफ्टर सोइंग क्या हो जाएगा, उसको नीड होगी सीड्स को, किस चीज की, मैन्योर की एंड फर्टिलाइजर्स की। किस लिए नीड होगी, न्यूट्रिएंट के लिए, क्योंकि जो सीड्स हैं वो तभी ग्रो कर पाएंगे जब उनको क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा। और जो न्यूट्रिएंट है वो कहां से गेन करते हैं, रूट से। रूट के अंदर जब हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालते हैं तो वहां से प्लांट के हर एक पार्ट में वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे हम, 4 न्यूट्रिएंट, 4 न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, मैन्योर का एंड फर्टिलाइजर का। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर डिफरेंस क्या है। मैन्योर, जब दोनों काम एक करते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है। मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस हमारा है मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर ऑर्गेनिक सॉल्ट लिख लो। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो कहां से रेडी होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ द काउ डंग एंड जो ह्यूमन वेस्टेज या फिर जो काउ डंग और जो जितने भी लीव्स वगैरह होते हैं उनके रेजिड्यू से, जो प्लांट्स के और लीव्स के रेजिड्यू होते हैं। तो मैन्योर हमारा क्या होगा, मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सॉल्ट which is produced by the decomposition of, जब decomposition हो जाएगा किसका, काउ डंग, गाय का गोबर एंड प्लांट्स रेजिड्यू, या फिर जो वेजिटेबल्स के पत्ते वगैरह और जो बची हुई सब्जियां हम डाल देते हैं अपनी एक जगह पे, उन सब का जब कंपोस्ट रेडी हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, मैन्योर। प्लांट्स रेजिड्यू, बचा हुआ जो प्लांट्स का, जैसे लीव्स गिर जाते हैं हमारे येलो कलर के होके, या फिर वेजिटेबल्स का जो बचा हुआ पार्ट हम फेंक देते हैं, तो उनसे क्या रेडी होगा, मैन्योर, जो कि हमारा कैसा है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्ट है, ऑर्गेनिक सॉल्ट है। सेकेंड पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। जो मैन्योर होते हैं वो कहां प्रिपेयर होते हैं, फील्ड के अंदर, प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। एंड इसका सेकेंड पॉइंट है प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। थर्ड पॉइंट मैन्योर का क्या आएगा, थर्ड पॉइंट के अंदर आता है, ये क्या देता है, लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल। द मैन्योर्स गिव्स लॉट ऑफ ह्यूमस, गिव लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल। जो मिट्टी होती है उसको क्या देते हैं, ह्यूमस देता है, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो डजंट, ये नहीं देते। फोर्थ पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है मैन्योर के अंदर लेस रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स के अंदर वेरी रिच होते हैं, लेस रिच न्यूट्रिएंट।
फोर्थ इसका वेरी रिच न्यूट्रिएंट, वेरी रिच न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फास्फोरस, और पोटेशियम, नाइट्रोजन। ठीक है, हमने पढ़ा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में। मैन्योर और फर्टिलाइजर की नीड क्यों हुई? न्यूट्रिएंट के लिए, क्योंकि जब हम एक लॉन्ग टाइम तक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि अगेन एंड अगेन जब आप क्या करते जाओगे, प्लांट्स को ग्रो करते जाओगे, तो वो फील्ड का जो न्यूट्रिएंट है, जो नरिशमेंट है, उसको फिनिश कर देगा। उसके बाद जो ग्रोइंग है क्रॉप्स की, वो धीरे धीरे कम होना शुरू कर देगी। तो उस चीज के लिए हम एडिशन करते हैं मैन्योर का और फर्टिलाइजर्स का। जो मैन्योर होते हैं वो क्या होते हैं? देसी, यानी कि जो डिकम्पोजिशन से बने हैं, काऊ के डंग के या फिर जो प्लांट्स के रेजिड्यू से। ठीक है, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। उसके बाद जो मैन्योर होंगे प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, फील्ड के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपरेशन की जाएगी। और मैन्योर लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, जो मैन्योर्स होते हैं वो सॉइल को लॉट ऑफ ह्यूमस देते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स नहीं देते। उसके बाद जो मैन्योर होंगे वो लेस रिच न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? वो उनके पास इतने न्यूट्रिएंट नहीं होते फास्टली, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो वेरी रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड नाइट्रोजनस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मैन्योर होते हैं उनकी एडवांटेज क्या होती है, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, मैन्योर्स को ही किसी को जब सजेस्ट करते हैं या फिर हम खुद भी जब यूज करते हैं तो प्रेफर करते हैं मैन्योर को, ताकि जो केमिकल्स होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा यूज ना किया जाए। अब जो एडवांटेज होती है मैन्योर की वो क्या होती है? एडवांटेज ऑफ मैन्योर, कि जो मैन्योर होती हैं उन्हीं को प्रेफर क्यों किया जाता है? देखो, जब बार बार तुम केमिकल्स का यूज अपने क्रॉप्स के अंदर कर रहे हो तो वहां क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं, जो हमारे अर्थ के नीचे होते हैं, जो हेल्प करते हैं हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स यानी कि केमिकल्स का वहां यूज करते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है मैन्योर को। और जो मैन्योर है वो क्या करते हैं, इनहेंस यानी कि इंक्रीज करते हैं वाटर, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज करते हैं सॉइल की। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तुम क्या लिखोगे, इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि जो सॉइल का टेक्सचर है उसको क्या कर देते हैं, गुड कर देते हैं, गुड टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इनकी वजह से, ड्यू टू मैन्योर गुड टेक्सचर ऑफ द सॉइल, जो सॉइल का टेक्सचर है वो क्या हो जाता है, गुड हो जाता है। एंड प्रोटेक्शन फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थर्ड लिख सकते हो तुम, प्रोटेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। अब जो फोर्थ स्टेप है वो हमारा आता है इरिगेशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, फिर हमने सोइंग किया, फिर उसके बाद ऐड किया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को। अब फोर्थ पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है इरिगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन? इरिगेशन मीन्स होता है हिंदी के अंदर सिंचाई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा,
एट इंटरवल्स, यानी कि सप्लाई ऑफ द वाटर एट डिफरेंट इंटरवल्स यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग वाटर की सप्लाई करना फील्ड के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, इरिगेशन। तो यहां हम लिख देंगे द सप्लाई ऑफ वाटर एट इंटरवल्स, मतलब सम टाइम के अकॉर्डिंग इन अ फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। क्या हो जाएगा हमारा, इरिगेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर जो इरिगेशन होता है, हम वाटर सप्लाई कर देते हैं तो प्लांट्स तक वो कहा जाता है, रूट्स के थ्रू, कंप्लीट प्लांट्स के पार्ट में थ्रू रूट्स। वाटर की सप्लाई कहां से होती है, रूट्स के थ्रू। और वहां पे कितने परसेंट, 98% क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, अब उसके सोर्सेज क्या है इरिगेशन के सोर्सेज हमने सुना भी होगा, वेल्स, कुएं, ट्यूब वेल्स एंड, और क्या होता है जो रिवर्स होती है, एंड लेक्स, नहरें और झीलें, रिवर्स एंड लेक्स होती हैं। ठीक है, जो इरिगेशन का सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर एंड लेक्स होती हैं। या फिर रेन पे भी तो डिपेंड करते हैं कुछ फार्मर्स, जहां पर वाटर की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, वहां के फार्मर्स किस पे डिपेंड करते हैं, रेन पे डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है जो ट्रेडिशनल हमारे सोर्सेज होंगे, ट्रेडिशनल सोर्सेज कौन से होंगे, ट्रेडिशनल कौन से होंगे, जो पुली सिस्टम होता है, यानी कि जब हम वेल के अंदर से पुली लगा के और पानी खींचते हैं, किससे, बकेट से और एक रस्सी से। ठीक है, उसको बोला गया पुली सिस्टम। तो जो ट्रेडिशनल है वो कौन से हैं, पुली सिस्टम, और कौन सा, लीवर सिस्टम, और होता है ड्रेगली। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रेडिशनल सोर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं मॉडर्न सोर्स कौन से होंगे इरिगेशन के, मॉडर्न सोर्स फॉर इरिगेशन, मॉडर्न सोर्स फर्स्ट आ जाएगा स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होगा, स्प्रिंकल सिस्टम हमारा जब एज ए शावर की तरह, यानी कि जस्ट लाइक रेन की तरह हम कहीं कहीं अपने वो रख देते हैं स्टैंड, और वो वाटर वहां क्या होता है, रेन की तरह पानी डालता है सारे फील्ड के अंदर। तो स्प्रिंकल सिस्टम का क्या मतलब है, जस्ट लाइक रेन की तरह। ठीक है, सेकंड हमारा मॉडर्न के अंदर आ जाएगा ड्रिप सिस्टम का मतलब क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये दोनों जो सिस्टम होते हैं सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं पानी को बचाने के लिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मली पानी ओपन करते हैं, वाटर का इरिगेशन मतलब जब हम करते हैं फील्ड के अंदर, तो मैक्सिमम पानी वेस्ट होता है वहां पे। ठीक है, लेकिन जो स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम है, वहां से सिर्फ उतना ही पानी प्लांट्स को मिलता है, उतना ही वाटर मिलता है जितनी उसको नीड होती है। तो यहाँ जो वाटर है वो वेस्टेज होने से बच जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है बारी प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। फिफ्थ स्टेप हमारा इसके अंदर आ जाएगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आर द अनवांटेड यानी कि अनडिजायरेबल प्लांट्स इन द क्रॉप, जो क्रॉप के अंदर अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, दे आर कॉल्ड वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, यानी कि जब रिमूव करना उन वीड्स को वहां से क्या बोला गया, उसको वीडिंग बोला गया। तो वीड्स क्या होंगे, सबसे पहले द अनवांटेड प्लांट, which are grow in the crop,
जो क्रॉप के अंदर उग जाते हैं दे आर कॉल्ड वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। The removal of weeds is called weeding। उसको क्या बोला गया? वीडिंग बोला गया। अब जो weeds होते हैं वो स्प्रेड किस तरीके से होते हैं? The weeds are spread by air and water। जो एयर एंड वाटर एक सी जगह दूसरी जगह सप्लाई होता है तो उसकी वजह से जो weeds होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड बाय एयर एंड वाटर। अब जितने भी वीड्स होते हैं यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स हमारी क्रॉप के अंदर आ जाते हैं वो सारा न्यूट्रिएंट जो भी हम क्रॉप को देते हैं, जो मेन क्रॉप होती है उस मेन क्रॉप का न्यूट्रिएंट क्या कर लेते हैं और फूड शेयर कर लेते हैं। तो शेयर करने से जो हमारी मेन क्रॉप होगी उसकी जो क्वालिटी है वो बेटर नहीं होगी, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जो अनवांटेड प्लांट्स होंगे, वीड्स होंगे, शेयर द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मेन क्रॉप। जो मेन क्रॉप के फूड और न्यूट्रिएंट होते हैं उनको शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब उनको रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? जिसको बोला गया है खुरपी। क्या नाम है उस इंप्लीमेंट का? खुरपी। खुरपी के थ्रू या फिर जो केमिकल्स होते हैं उनके थ्रू इस वीडिंग को कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स। ठीक है, ये था आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। वीड्स हमने पढ़ा, द अनवांटेड प्लांट्स हमारे जो ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के अंदर दे आर कॉल्ड वीड्स। द रिमूवल ऑफ दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स को जो रिमूव करने का प्रोसीजर है आर कॉल्ड वीडिंग। और फिर ये ग्रो स्प्रेड कैसे होते हैं? एयर एंड वाटर के थ्रू। और जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो शेयर कर लेते हैं मेन क्रॉप से न्यूट्रिएंट एंड फूड को, जिसकी वजह से उनको कंप्लीट न्यूट्रिएंट नहीं मिलता और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है खुरपी का। और जो दूसरा फॉर्मूला है उनको कंट्रोल करने का वो क्या है? केमिकल्स। केमिकल्स यानी कि 2 और 4D केमिकल्स डाल के उनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 6th पॉइंट। प्रोटेक्शन भी कर दिया हमने और ग्रो भी कर दिया। अब नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। सिक्स्थ पॉइंट, harvesting. What is harvesting? The cutting of the crop after mature is called harvesting. क्या बोला जाएगा? जब क्रॉप पूरी ग्रो कर जाती है, मैच्योर कर जाती है, उसकी कटिंग को क्या बोला गया? हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योर is called harvesting. हार्वेस्टिंग किससे की जाती है? बायसिकल, जिसको दराती बोला गया, बायसिकल। और उसके अलावा जो हमारा प्रोसीजर होता है, एक मशीन है, उसको बोला जाता है क्या? हार्वेस्टर और थ्रेशर, जिसकी वजह से वो क्या कर देती है? उसको शाफ्ट से अलग यानी कि सेपरेट फ्रॉम द शाफ्ट। जो भी हमारा ग्रेन होता है, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम शाफ्ट, यानी कि जो घास भूसा होता है उससे अलग कर देती है। फ्रॉम शाफ्ट, शाफ्ट इज भूसा। ठीक है, अब उसके लिए जो यूज किया जाता है उसको बोला जाएगा, उस मशीन को हार्वेस्टर, या फिर जो उसको क्लीन भी करती है उसको बोला जाता है प्रोसेस को थ्रेसिंग प्रोसेस, जिसको थ्रेशर भी बोलते हैं। थ्रेसिंग प्रोसेस यानी कि जब कटिंग की और अलग कर दिया, भूसे को अलग कर दिया और जो ग्रेन है उसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब उसके बाद एक मशीन का और यूज किया जाता है जो हार्वेस्टर एंड थ्रेसिंग दोनों में काम आती है, उसको बोला गया है कंबाइन। कंबाइन का यूज किया जाता है दोनों के लिए, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के लिए। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? कटिंग करना क्रॉप्स की, और थ्रेसिंग का मतलब क्या है? यानी कि उसको सेपरेट आउट कर देना शाफ्ट से। ठीक है, दिस पॉइंट इज हार्वेस्टिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि क्या है? हमने कटिंग भी कर दिया, उसके बाद आता है स्टोरेज।
हमने हार्वेस्टिंग कर दिया यानी कि कटिंग कर दिया किसका, क्रॉप का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोरेज का। आफ्टर कटिंग, कटिंग के बाद जो भी हमारी क्रॉप होगी उसको ड्राइड करके यानी कि सुखाने के बाद पैक किया जाता है, स्टोर किया जाता है फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए उसको पैक किया जाएगा बैग्स के अंदर या फिर गोडाउन्स के अंदर। आफ्टर ड्राइड द क्रॉप इज स्टोर्ड इन गोडाउन्स। ठीक है, अगर हम बिल्कुल फ्रेश जो क्रॉप होती है उसको विदाउट ड्राइंग, बिना सुखाए अगर तुम कहाँ कर देते हो, स्टोर कर देते हो विदाउट ड्राइंग, तो वो क्या हो जाएगी, पूरी क्रॉप स्पॉइल्ड हो जाएगी। किससे बचाने के लिए, फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ, कहां से, मॉइस्चर एंड इंसेक्ट एंड रैट्स से। तो किस लिए ये चीज की जाती है, फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ, किससे बचाने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम द रैट्स, मॉइस्चर एंड इंसेक्ट्स, इनसे प्रोटेक्शन करने के लिए स्टोर किया जाता है। अगर विदाउट ड्राइंग तुम उसको स्टोर कर देते हो, विदाउट ड्राइंग यानी कि सुखाए बिना, अगर फ्रेश जो क्रॉप होती है उसको बिना सुखाए अगर तुम स्टोर कर देते हो विदाउट ड्राइंग, इफ स्टोर्ड इन विदाउट ड्राइंग, क्या हो जाएगी, द क्रॉप इज स्पॉइल्ड, द क्रॉप इज स्पॉइल्ड, सारी की सारी क्रॉप स्पॉइल हो जाएगी। ये था स्टोरेज। ठीक है, अब हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन का और उसका मैनेजमेंट कैसे किया गया। लास्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, देखो हमने इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो पढ़ा एग्रीकल्चर। एग्री यानी कि जो फील्ड के अंदर लार्ज स्केल पे उसको कल्टीवेट करके क्रॉप का प्रोडक्शन किया गया। अब जब लार्ज स्केल पे एनिमल्स को प्रोवाइड किया गया फूड, शेल्टर एंड केयर, तो लार्ज स्केल पे जब एनिमल्स होते हैं, मैनी एनिमल्स, और उनको फूड, केयर एंड शेल्टर प्रोवाइड कराया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशु पालन होता है। ठीक है, जब एनिमल्स रखे जाते हैं एंड प्रोवाइड फूड, केयर एंड शेल्टर for animals in large scale, तो उसको क्या बोला जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा इसके बारे में कि क्रॉप्स कैसे होती हैं, उनको प्रोड्यूस कैसे कराया गया और उनका मैनेजमेंट कैसे किया गया। क्रॉप्स हमने पढ़ा कि जब सेम काइंड ऑफ द प्लांट्स वन प्लेस के अंदर ग्रो किए जाएंगे, किसी लैंड के अंदर, फील्ड के अंदर, उनको बोला जाता है क्रॉप। 2 टाइप्स की हमने पढ़ी, खरीफ एंड रबी की, दोनों का सीजन अलग अलग है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमने क्रॉप है अब उसका जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से किया गया, पूरी प्रैक्टिसेस यानी कि एक्टिविटीज क्या क्या की फार्मर्स ने फील्ड के अंदर। फर्स्ट हमने पढ़ा प्रोसीजर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, सोइल को पहले प्रिपेयर किया गया, लूज किया गया, प्लफिंग की गई। सेकंड हमारा उसके अंदर क्या आया था, सोइंग यानी कि बीज को बोया गया, सीड्स को। थर्ड हमारा आता है एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया गया, किसके लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। उसके बाद क्या किया गया, इरिगेशन यानी कि सिंचाई यानी कि सप्लाई ऑफ द वाटर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, यानी कि जितने भी अनवांटेड प्लांट्स उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हार्वेस्टिंग, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाती है पूरी क्रॉप उसको कटिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज, फिर लॉन्ग टाइम के लिए उसको स्टोर करके रखना। आफ्टर ड्राइंग यानी कि सुखाने के बाद, किससे प्रोटेक्शन करने के लिए, मॉइस्चर, एयर एंड या फिर जो जितने भी इंसेक्ट्स या रैट्स होते हैं उनसे। लास्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है एनिमल हस्बेंड्री, जैसे हमने लार्ज स्केल पे प्लांट्स को ग्रो किया उसको बोला गया क्रॉप, ऐसे ही लार्ज स्केल पे जब एनिमल्स को फूड प्रोवाइड किया जाता है, उनकी केयर की जाती है, सेंटर में रखा जाता है मैनी एनिमल्स को, उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री।
ठीक है। अब जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप अपने खुद सोल्व कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो। अंडरस्टूड? योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सी यू अगेन। हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द मिस्टेक। जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने फर्टिलाइजर एंड मेन्योर के बारे में पढ़ा तो मैंने उसको मिस्टेक से लिख दिया। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक, क्योंकि मैन मेड होते हैं तो ये हमारे क्या होंगे? इनऑर्गेनिक होंगे। और जो मेन्योर होते हैं वो मैन मेड नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली होते हैं तो उनको बोला जाएगा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, थैंक यू।